जी, इसाक साहब आपका खुशामदीद है। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जो आप अवामुन नास तक पहुँचाना चाहते हैं? जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पब्लिक ने जम्मू कश्मीर में एतमाद दिया है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के एतमाद पर पूरी तरह से खड़े उतर पाएगी? सज्जाद साहब शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। सवाल रहा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का, इसमें कोई शक नहीं है कि 47 से आज तक सबसे ज़्यादा 60-65 साल मेरे ख्याल यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की। और जहाँ तक मेरा मानना है, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में आई, तो बाकी गवर्नमेंट, गवर्नर राज रहा या कोई भी गवर्नमेंट रही, इसकी कामयाबी ये बात साबित कर दी है कि यहाँ पर गवर्नर राज या कोई भी वो नाकाम रहा, और जिसकी वजह से लोगों ने इस गवर्नमेंट को मैंडेट दिया और कामयाब बनाया। और मुझे पूरा यकीन है कि इसका जो मैनिफेस्टो इलेक्शन के हैं उन पर ये पूरे उतरेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कामयाब पार्टी यहाँ की रहेगी। इलेक्शन से पहले यहाँ पे पंचायती राज था, पंचेज थे, सरपंच थे, BDC, DDC। सुनने में आ रहा है फिर जो है इलेक्शन कराए जाएंगे आने वाले टाइम में, और हमारा इलाका इन ओहदों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। क्या लगता है आपको, मतलब कुछ नए चेहरे जो हैं DDC में कंटेस्ट करेंगे? देखो सज्जाद साहब, आपको पता है हमारे DDC काउंसलर जो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में DDC काउंसलर आज़ादी के बाद पहली बार ये इलेक्शन हुए, जबकि थ्रू ऑफ इंडिया DDC काउंसलर होते थे, और हमारे जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC काउंसलर के इलेक्शन हुए। आज तक यहाँ किसी को पता भी नहीं था व्हाट इज़ द मीन ऑफ DDC काउंसलर। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि हमारे जो DDC काउंसलर हमारा बना था वो रुनियाल साहब बने थे, और रुनियाल साहब ने अपने पूरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दी। जैसे रोड है, बाकी डेवलपमेंट है, कुछ स्कूल ग्राउंड्स है, बिल्डिंग्स हैं, ये रुनियाल साहब ने दिए। अब जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, इसके लिए मेरा मानना है कि 2-3 कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। रुनियाल साहब तो है ही है। मेरी डॉक्टर निसार साहब से बात हुई थी, आप खड़े होंगे? तो डॉक्टर साहब ने बोला मैं DDC इलेक्शन लड़ूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद वोट लोगों का काम है देना। तो रफ़ीक साहब से मैं बात किया था, रफ़ीक साहब ने पहले कहा था मैं रुनियाल साहब अगर खड़ा होगा मैं नहीं खड़ा हूँगा, लेकिन आजकल मुझे लगता है रफ़ीक साहब भी तैयारी कर रहा है। तो उसके बाद मेरी फ़ोन पे ये फ़ैरोज़ ख़ान से बात हुई थी। मैंने कहा अगर आपको कांग्रेस मैंडेट देती है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे क्या? तो फ़ैरोज़ ख़ान साहब ने बोला मैं नहीं लड़ूंगा, ये सारे कैंडिडेट हमें घर के हैं, इसलिए मैं इस झंझट में नहीं जाऊंगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये तीनों कैंडिडेट रुनियाल साहब, रफ़ीक साहब, ये डॉक्टर निसार, ये ताकतवर कैंडिडेट है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि रुनियाल साहब को हराना इतना आसान भी नहीं होगा। इसके जो सड़कें हैं उनमें कुछ सड़कों में ब्लैक टॉपिंग है, कुछ सड़कें खस्ता हालत। आने वाली सरकार जो है इन सड़कों की हालत बेहतर करेगी। देखो सज्जाद साहब, एक बात मैं बताऊंगा, आपको पता था यहाँ गवर्नर राज था। गवर्नर राज में तो सड़कों की हालत क्या, इंसानों की हालत ख़राब हो गई थी। पढ़े लिखे लोग दर दर थे, हर जगह पूरा निज़ाम दरहम बरहम था। तो अब गवर्नमेंट आई है, हमारे हर इलाके के MLA साहब आए हैं। हमारे MLA जो सज्जाद साहब हैं वो बहुत इंटरेस्ट और काबिल तरीन MLA है। तो मुझे यकीन है, और वो जब जीतने के बाद इलाके के विज़िट में आया तो उसने प्रॉमिस किया है कि यहाँ के लोगों का जो ब्लैक टॉपिंग वगैरह सड़कों का ये हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम डेवलपमेंट करेंगे। तो मुझे ये यकीन है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट आई है, और बिलखसूस हमारे जो MLA सज्जाद साहब आए हैं, ये काबिल तरीन लीडर है, और मुझे यकीन है अच्छी डेवलपमेंट सड़कों वगैरह का ये ब्लैक टॉपिंग वगैरह होगा। और एक सवाल है हमारा कि एक रेजोल्यूशन जो है पास हुआ असेंबली में, जम्मू कश्मीर असेंबली में, तो उस रेजोल्यूशन में कुछ शराइत थी स्टेटहुड या दफ़ा 370 या 35A, उसके जो है मद्दे मुकाबल में स्टेटहुड यानी 371। क्या ये सभी चीज़ें जो है आ सकती हैं? क्या कुछ मरकज़ी सरकार की क्या नज़र है इनके ऊपर? देखो सबसे पहले एक बात मैं बताऊंगा, स्टेटहुड जो है स्टेट तो आएगी आएगी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, फ़ैसला दिया है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेट वापस दे दो।
उसके बाद ये आगे या पीछे स्टेट तो आनी है। रहा सवाल 370-35A, इसके बारे में मुझे नहीं यकीन है कि ये जब तक बीजेपी सरकार रहेगी ये कितने करारदादे पास करे 370-35A नहीं आएगी। अलबत्ता 371, ये जैसे अभी भी हिंदुस्तान की 5 स्टेटों में 371 है, जैसे हिमाचल में है, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 371 देने में एग्री हो जाए। तो 371 का हम नहीं कह सकते देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इसके चांस है। बाकी 370-35A का कोई चांस नहीं है, चाहिए कितने भी करारदादे पास करते। जी इसाक साहब, जो रेजोल्यूशन पास हुआ 370 का असेंबली में, उसका क्या मकसद है? देखो, ये असेंबली आपको पता है इस गवर्नमेंट का, इन एनसी का ये प्रॉमिस था कि हम स्टेट रेजोल्यूशन पास करेंगे, 370-35A हम वापस लाएंगे। अगर आप इस 370-35A को देखना चाहेंगे तो ये कानूनी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं तोड़ सकती थी, क्योंकि हिंदुस्तान की आइन में है 370 और 35A तब तोड़ा जाएगा जब यहाँ की गवर्नमेंट उसको अप्रूव देगी, यहाँ की गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी। लेकिन बदनसीबी की बात है कि जब 370-35A तोड़ा गया, यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नर राज था, इन्होंने बगैर गवर्नमेंट के अप्रूव के 370-35A तोड़ा है। मेरे ख्याल में ये गैर कानूनी था। तो हो सकता है अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो इसके हक में फैसला आ भी सकता है। 370 और 35A का कोई फ़ायदा था या फिर बराए नाम ये दोनों दफात यहाँ जम्मू कश्मीर में थे, बराए ये ऐसे मतलब एक हिंदुस्तान के अंदर एक कंट्रोवर्सी की, एक झगड़ा था? आपको मैं बात बताऊंगा, 370 और 35A का बहुत फ़ायदा था। आपको ये मैं बताऊंगा, 370-35A एक ऐसा दफ़ा था जिसमें बाहर का कोई आदमी जम्मू कश्मीर में न ज़मीन खरीद सकता था और न मकान बना सकता था। आप ले लीजिए आसाम में, वहाँ पर आसाम की ऐसी हालत है, वहाँ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है आसाम, वहाँ कोई 370-35A नहीं था। बिहारी जाते थे वहाँ बागों का पहरा कर, चाय के बागानों का पहरा करने के लिए। उन बिहारियों ने वहाँ ज़मीन भी खरीदी, मकान भी बनाए, चाय के बागान भी खरीद लिए। तो रिज़ल्ट ये निकला, आज की डेट में बिहारी आसामियों से ज़्यादा बड़ी तादाद है, जिसका नतीजा क्या हुआ आपको पता है। 2092-93 में वहाँ बिहारी आसामी तजाद हुआ, कत्लेआम हुआ। आसामी कहने लगे बिहारी भाग जाए, उन्होंने कहा हम यहाँ के हैं। तो उसका ये नतीजा था कि वहाँ 370-35, अगर ये 370-35A जम्मू कश्मीर में नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता आज जम्मू कश्मीर में बाहर के साहूकार ज़्यादा होते, यहाँ के ज़मीनों पे वो काबिज़ होते, यहाँ उनके मकान होते, होटल होते, 5 स्टार होटल होते, तो जम्मू कश्मीर के लोग उनके नौकर होते। तो 370-35A का यही फ़ायदा था, यहाँ हमें इंसानों का, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ था, जो कि बाहर का इंसान यहाँ नहीं बच सकता था। सर साहब, आपकी जो है नज़र देश और दुनिया पे रहती है। अमेरिका में नए सदर का इंतखाब, डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब हुआ है। वो एक बिजनेसमैन है, वो एक ताजिर हैं। क्या लगता है कि जो मुल्कों में जो जंग है, जो कत्ल गारत है, क्या ट्रंप के आने से जो है वो जो है हालात में बेहतरी आएगी, सुधार आएगा? मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप पहले जानते हैं ट्रंप का अपना दौर रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान अमेरिका जंग रही बहुत, इसने कैसे टेक्निक से इसको अफ़गानिस्तान से फ़ौज भी वापस ले ली, नुकसान भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ट्रंप का जो जहन है ना, वो फसाद की तरफ नहीं है। वो उसने इलेक्शन से पहले दुनिया से एक वादा किया है कि पूरी दुनिया को अमन के रास्ते पर ले जाएंगे हम। तो आज जो फ़लस्तीन इसराइल की जंग है, इसमें एक ऐसी मैंने न्यूज़ पढ़ी जो कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पर दबाव डाला, हम आपको मदद नहीं करेंगे। इससे जाहिर होता है कि ट्रंप एक काबिल तरीन और बिजनेसमैन है। ये दुनिया को मुझे लगता है अमन के रास्ते पर ही देखना चाहता है और कोशिश इसकी यही रहेगी। शुक्रिया।